नमस्कार, सीएनबीसी आवाज मोतीलाल ओसवाल स्टूडियोज में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ कंचन नौटियाल, मेरे साथ है मेरी को एंकर श्रेया ठाकुर और आज के मार्केट एक्सपर्ट आशीष बहेती जी। हफ्ते का दूसरा कारोबारी दिन, बाजार के अगर मूड माहौल की बात करी जाए तो डेफिनेटली जो बियर्स की ग्रिप है वो बढ़ती हुई दिखाई दे रही है। अगर सेक्टर्स की बात करें तो यहाँ पे जो मेटल सेक्टर है और जो रियलिटी सेक्टर है वहाँ पे सबसे ज़्यादा जो प्रेशर है वो बाउंड अप होता हुआ दिखाई दे रहा है। मेटल की अगर बात करी जाए तो यहाँ पे करीब करीब 0.25% की गिरावट देखने को मिल रही है। यूएसडी आईएनआर के रिलेशनशिप में अगर हम देखें तो जो रुपया है 8 पैसे कमजोरी के साथ खुला था और जो डॉलर है वो भी मजबूत होता हुआ दिखाई दे रहा है। इनफैक्ट जो फेड के रेट कट का अनुमान था वो भी अब गिरते गिरते 45% तक ही आ गया है, जिसके चलते मेटल्स में आज हम एक जो प्रेशर है वो बाउंड अप होता हुआ नजर पड़ रहा है। इनफैक्ट अगर बाकी के इंडाइसेस की तरफ भी नजर डालेंगे आप तो सारे ही इंडाइसेस इस टाइम पे इन रेड कारोबार कर रहे हैं। लेकिन ये जो गिरावट है, क्या ये हमारे लिए एक अपॉर्चुनिटी बन सकती है, ये जान लेते हैं बहेती जी से। बहेती जी, गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग कंचन जी, गुड मॉर्निंग श्रेया जी, गुड मॉर्निंग एवरीवन। गुड मॉर्निंग जी। बहेती सर, क्या करना चाहिए इस मार्केट के मूड माहौल में? डेफिनेटली हमने एक अच्छा खासा रन अप रिसेंटली मार्केट के अंदर देखा है, तो जो ये स्मॉल करेक्शन देखने को मिल रहा है, इसे एज अ अपॉर्चुनिटी देखा जाए या फिर इस टाइम पे थोड़ा सा कॉशियस अप्रोच बरतनी चाहिए? जी जी, देखिए थोड़ा सा कॉशियस अप्रोच ही रखना चाहिए क्योंकि निफ्टी आईटी में स्ट्रेंथ नहीं है और वहां से जो सेलिंग प्रेशर देखने मिल रहा है वो निफ्टी को ट्रैक करता हुआ देखने मिल रहा है। और हम देख रहे हैं कि अब ऑटो में भी थोड़ी सी प्रॉफिट टेकिंग देखने मिली है ऑफ लेट, और एफएमसीजी तो ऐसे भी कंट्रीब्यूट नहीं कर रहा था। तो एकमात्र बैंक निफ्टी और एनबीएफसीज ने ही एक सपोर्ट दे रखा था बैंक निफ्टी को। और बैंक निफ्टी जब थोड़ा सा ऑल टाइम हाई लगाकर अब हमें लग रहा है कि थोड़ा सा एक पॉज लेगा या कंसोलिडेट कर सकता है इन लेवल्स पे, तो यहाँ पे थोड़ा सा वेट एंड वॉच रखिए। अगर पोजीशन बनानी भी है तो बैंक निफ्टी में ही कोई भी डिप आ जाए तो उसमें पोजीशन बनाने की सलाह रहेगी। इनके पास बैंक निफ्टी लॉन्ग है, वो एक स्टॉप लॉस जरूर 58,600 का मेंटेन करे। मुझे लगता है बैंक निफ्टी में जरूर 59,700 तक का जोन बैंक निफ्टी में देखने मिल सकता है। तो निफ्टी में अभी वेट एंड वॉच पे रहे, बैंक निफ्टी में डिप में खरीदारी की सलाह रहेगी। ओके, निफ्टी की कंपैरिजन में अगर आप देखें तो बैंक निफ्टी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग नजर आ रहा है। निफ्टी पे वेट एंड वॉच की सलाह, लेकिन बैंक निफ्टी बाय ऑन डिप्स की स्ट्रैटेजी अपना सकते हैं। 58,600 का स्टॉप लॉस मेंटेन कर सकते हैं। चलिए अब आगे बढ़ते हैं और सबसे पहले वो नंबर आपकी स्क्रीन पर रखते हैं जिसके जरिए आप हमारे साथ कांटेक्ट कर सकते हैं, अपने सवाल पूछ सकते हैं। 7045220000 व्हाट्सएप नंपर पर अपने सवाल भेजिए। इसके अलावा सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स एक्स, इंस्टाग्राम, यूट्यूब पर भी श्रेया ठाकुर, कंचन नौटियाल, सीएनबीसी आवाज को टैग करके क्वेश्चन पूछ सकते हैं। और इसी कड़ी में अब आगे बढ़ते हैं और अपने दर्शकों के क्वेरीज को एड्रेस करते हैं। सबसे पहले कॉलर हमारे साथ जुड़ रहे हैं मिल्टू सिंघा रॉय जी। मिल्टू जी कोलकाता से जुड़ रहे हैं हमारे साथ। मिल्टू जी हाय, गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग, वेरी गुड मॉर्निंग मैम। जी मैम, हम कलकत्ता से बात कर रहे हैं। एक्चुअली मेरे पास ना ओला का जो अदर शेयर्स है उसके साथ ओला का मेरे पास एवरेज 84 में 150 शेयर्स है। तो हमने जानना चाह रहा है ये हम लॉन्ग टर्म रह सकता है, तो लॉन्ग टर्म में रह जाना ठीक रहेगा क्या इस पर्टिकुलर स्क्रिप्ट के लिए? और एक बात, मेरे पास ना टाटा पावर और टाटा मोटर्स बोल रहा है, टाटा पावर और टाटा स्टील का शेयर है। टाटा स्टील का शेयर ना 76 में मेरा एवरेज है 450 शेयर। तो उसका तो प्रॉफिट अच्छा वाला है, लेकिन हम लॉन्ग टर्म रहना चाहता है, प्रॉफिट हम रीडिंग नहीं करना चाहते हैं। तो ये स्ट्रेटजी मेरा ठीक है? तो ओके ठीक है। ओला इलेक्ट्रिक पहले ये एड्रेस कर लेते हैं क्योंकि हाल फिलहाल में रिपोर्ट में पढ़ रही थी आशीष बहेती जी, और रिटेल, हालांकि ओला ने काफ़ी पेशेंस टेस्ट किया है, दमदार लिस्टिंग हुई थी, लेकिन उसके बावजूद अगर आप देखें तो काफ़ी खराब प्रदर्शन रहा आफ्टर लिस्टिंग। तो ओला इलेक्ट्रिक 41 पर कर रहा है कारोबार, 81 की खरीद है, 40 रुपये प्रति शेयर के लॉस में चल रहे हैं, काफ़ी पेशेंस टेस्ट कर रहा है। क्या करना चाहिए ओला इलेक्ट्रिक मोबिलिटी में? और लॉन्ग टर्म का नजरिया इनका क्या चार्ट्स इंडिकेट कर रहे हैं? जी देखिए, मुझे लगता है कि काफी ओवर हाइप्ड हुआ था ओला इलेक्ट्रिक, और उसी के कारण आप देखिए अभी भी रिस्पाइट नहीं मिल रहा है। इन लेवल्स पे भी सेलिंग प्रेशर इंटैक्ट है, और जो भी निवेशक है वो एग्जिट ही करने का अटेम्प्ट देख रहे हैं। कोई भी पुल बैक आ रहा है तो वहां पे हम देख रहे हैं कि सेलिंग इसमें बरकरार है। पिछले 4 हफ्तों से भी अगर आप देखेंगे तो कंटिन्यूसली लोअर लो के पैटर्न बन रहे वीकली चार्ट्स पे भी, और वहां से भी 30% स्टॉक पिछले 4 हफ्तों में स्लाइड हो चुका है। तो यहाँ पे हमारी सलाह रहेगी ओला इलेक्ट्रिक में से कोई भी पुल बैक आए तो उसमें से एग्जिट कर ले। फ्रेश लॉन्ग जरूर ना बनाए या एवरेज करने की गलती ना करे। अगर इन्हें और पोजीशन ऐड भी करना है तो टीवीएस मोटर्स
या इनफैक्ट इवन बजाज मोटर्स में भी पोजीशन ऐड कर सकते हैं स्पेस में से। ओला इलेक्ट्रिक को स्ट्रिक्टली अवॉइड करें या पुल बैक में एग्जिट करने की सलाह रहेगी। पुल बैक में एग्जिट की सलाह है मिल्टू जी आपको, और इसी स्पेस में अगर आपको पैसे लगाने हैं तो टीवीएस मोटर्स और बजाज ऑटो फिलहाल ये दो काउंटर अच्छे लग रहे हैं पैसे लगाने के लिहाज से। टाटा ग्रुप के दो स्टॉक्स उनके पास, टाटा स्टील में तो अच्छे खासे प्रॉफिट में 76 इन्होंने खरीद बताई। एक बार टाटा स्टील रखेगा स्क्रीन पर, और अभी अभी कारोबार कर रहा है करीब करीब ये 171 के लेवल पर। टाटा स्टील हालांकि मेटल आज प्रेशर में इसलिए 1% नीचे, लेकिन 76 की इनकी खरीद है, प्रॉफिट में अच्छे 100 रुपये प्रति शेयर से ज्यादा ही प्रॉफिट ले रहे होंगे। क्या किया जाए? जी देखिए, यहाँ पे ये वेट कर सकते हैं। एक बहुत स्ट्रॉन्ग फेज में था पूरे के पूरे मेटल सेक्टर, और वन वे रैली देखने मिली हमें पिछले 2 हफ्तों से। थोड़ा सा एक प्रॉफिट टेकिंग या कंसोलिडेशन चल रहा है अपर लेवल्स पे, तो यहाँ पे थोड़ा सा पेशेंस रखिए। हमें लग रहा है वापस एक ये जो अपवर्ड रैली है वो रिज्यूम होते हुए देखने मिल सकती है। तो टाटा स्टील में बने रहे, सिर्फ जो स्टॉप लॉस है उसे जरूर ट्रेल करके ऊपर ले आए। 165 के करीब का एक एसएल रखे, पर हमें लग रहा है वापस इसमें 180 से 185 तक का जोन इन्हें देखने मिल सकता है। दूसरा जो स्टॉक इन्होंने बताया टाटा पावर का, यहाँ पे भी एक कंसोलिडेशन चल रहा है और यहाँ पे भी हमारी सलाह होल्ड करने की है। जो स्टॉप लॉस इन्हें मेंटेन करना चाहिए 375 के करीब का एक एसएल मेंटेन करे। ऊपर में हमें लगता है टाटा पावर में भी इन्हें 422 तक का जोन देखने मिल सकता है। ओके, तो ओला, टाटा स्टील और साथ ही साथ टाटा पावर पे ये थी राय, क्या करना चाहिए इस टाइम पे। चलिए आगे बढ़ा जाए, और सूरत से हमारे साथ मनीष जी जुड़े हैं। मनीष जी गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग जी, क्या सवाल है आपका? जी, मेरे पास क्रॉम्पटन के 870 शेयर है ओके। और वो भाव है 287 का। तो अभी 3 मंथ के लिए मैं रख सकता हूँ, तो अभी उसमें क्या करना चाहिए? ओके, 3 महीने का नज़रिया है और 287 की बाइंग है। 870 इनके पोर्टफोलियो में शेयर्स हैं। 270 के आसपास इस टाइम पे कामकाज कर रहा है। इनफैक्ट अगर इसके नतीजे देखे जाएं Q2 के, तो नंबर्स में काफ़ी ज़्यादा जो प्रेशर है वो देखने को मिला था। अक्रॉस द सेगमेंट जो सेल्स है वो हमें लोअर साइड में देखने को मिली थी, चाहे फैंस की बात कर लीजिए या फिर लार्ज अप्लायंसेस की बात कर लीजिए। बट बहीदी जी, आगे की ट्रेजेक्ट्री किस तरीके की दिखाई दे रही है? क्योंकि टाइम पीरियड जो उन्होंने है स्पेसिफाई कर दिया है 3 महीने का। क्या करें जो अगर अपना भाव आए तो वहां से निकलना चाहिए? जी जी, अगर कंचन जी इसका आप 4-4.5 साल का पिछला डेटा देखेंगे 2020 के बाद से, तो जो भी गिरावट आई थी 2 बार 2023 में और 2024 में, तो एग्जैक्टली इन्हीं लेवल्स पे स्टॉक ने सपोर्ट लिया था और एक अच्छा बाइंग इंटरेस्ट देखने मिला था इन लेवल्स पे, और यहीं से बाउंस बैक दिया था जो कि वापस 500 तक का जोन भी दिखाया था स्टॉक ने। तो मुझे लग रहा है यहाँ पे बने रहे, एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट एरिया के पास ये स्टॉक वापस आ चुका है, और यहाँ से हमें लगता है कि नीचे फर्दर स्लाइड का जो रिस्क है वो काफी कम हो जाता है। एक स्टॉप लॉस जरूर इन्हें 260 के पास में मेंटेन करना चाहिए। ऊपर में हमें लग रहा है अगर थोड़ा सा भी इसमें रिकवरी देखने मिलती है और एक पुल बैक सस्टेन करता है तो 300 तक का लेवल्स इन्हें देखने मिल सकता है। क्रॉम्पटन में 300 तक के स्तर देखने को मिल सकते हैं, इसलिए फिलहाल होल्ड की राय आपको लगाना चाहिए, तो होल्ड करना चाहिए। इनफैक्ट स्टॉप लॉस आपके स्क्रीन पे 260 का स्टॉप लॉस आपको लगाना चाहिए। अब आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि नेक्स्ट कॉलर हमारे साथ कौन से जुड़ रहे हैं। सुधीर झा जी जुड़ रहे हैं थाने से। सुधीर जी गुड मॉर्निंग, नमस्कार। गुड मॉर्निंग मैडम। नमस्कार मैडम, और नमस्कार भारती जी। मेरा मैडम मैंने 25 शेयर लिए थे ग्लोबल हेल्थ के एट द रेट ऑफ 1428, और दूसरा जो मैडम शेयर था मेरे पास आशापुरा माइन केम एट द रेट ऑफ 700। आशापुरा माइन केम, आशापुरा माइन केम, ठीक है। हाँ, 50 शेयर्स एट द रेट ऑफ 710। तो मतलब इसमें बने रहना चाहिए या क्या करना चाहिए? क्योंकि बीच में तो ग्लोबल हेल्थ अच्छा गया था, फिर वहां में टूटते 1100 तक आ गया, फिर 1200 पे जा, तो करना क्या चाहिए इसके अंदर? लॉन्ग टर्म निवेशक हैं आप सुधीर जी? हाँ, यस मैडम, यस मैडम। फिर भी स्टॉप लॉस मेंटेन किया था क्या आपने ग्लोबल हेल्थ? नहीं स्टॉप लॉस क्योंकि मैं लॉन्ग टर्म के लिए था, इसलिए मैंने सोचा था कि लॉन्ग टर्म के लिए किसी ने बताया कि अच्छा है तो मैंने लेके रख लिया उसको। नहीं ठीक है, हेल्थ के स्पेस में हालांकि आज थोड़ी गिरावट देखने को मिल रही है, लेकिन पेडिग्री अच्छी ही है। लेकिन अगर स्पेसिफिकली बात करें आशीष बहीती जी ग्लोबल हेल्थ की, हालांकि ये एक हाई साइड की काफी खरीद है। 52 वीक के हाई के आसपास ही इन्होंने ले रखा है। 1456 तक गया था इसका 52 वीक हाई, 1428 इनकी खरीद है। काफी लॉस झेल रहे हैं, 263 रुपए प्रति शेयर का लॉस हो चुका है इनको। अभी स्टॉप लॉस मेंटेन नहीं किया था इन्होंने, सोचा था लॉन्ग टर्म के लिए रखेंगे तो स्टॉप लॉस भूल गए थे। अब क्या स्ट्रैटेजी होनी चाहिए? लॉस काफी झेल रहे हैं और 1 महीने में स्टॉक काफी करेक्ट हो गया, 15% तक करेक्ट हुआ है।
जी। जी देखिए, ये स्पेस तो काफ़ी अट्रैक्टिव लग रही है और नारायण मिताली के कल भी रिजल्ट्स आए और बहुत स्ट्रॉन्ग एक मोमेंटम बना हुआ था, तो इंटायर हॉस्पिटल और हॉस्पिटल हेल्थ केयर रिलेटेड स्टॉक्स में मोमेंटम स्ट्रॉन्ग बना हुआ है। ये स्टॉक भी आईपीओ के बाद से एक वन वे रैली देखने मिला था। अब थोड़ा सा कंसोलिडेट कर रहा है और एक थोड़ा सा प्रॉफिट टेकिंग जरूर देखने मिल रहा है पिछले 3-4 हफ्तों से, बट हमें लग रहा है कि सिंसन का व्यू लॉन्ग टर्म का तो होल्ड करना चाहिए इस स्पेस में। जो स्टॉप लॉस इन्हें मेंटेन करना चाहिए वो 1120 के करीब का एसएल मेंटेन करे। तो मुझे लगता है इसमें वापस से 1300 तक के जोन इन्हें देखने मिल सकते हैं। दूसरा जो स्टॉक इन्होंने बताया आशापुरम माइंस का, तो मुझे लग रहा है कि यहाँ पर एक स्ट्रॉन्ग मोमेंटम में ये स्टॉक है, तो यहाँ पर थोड़ा सा प्रॉफिट टेकिंग इन्हें कर लेना चाहिए। ओके, तो ये थी राय दोनों ही स्टॉक के ऊपर। चलिए आगे बढ़ा जाए और जो अगले दर्शक हैं वो हमारे साथ भूषण जी जुड़े हैं। भूषण जी गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग मैडम। जी क्या सवाल है आपका? मेरा बजाज हाउसिंग फाइनेंस लिमिटेड का शेयर है, मैंने 134.2 के बाइंग है और 1020 क्वांटिटी है। ओके। अब मेरा लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट है, लेकिन अभी क्योंकि ऑलरेडी मैं मेरे ख्याल से 6 मंथ क्रॉस कर चुका हूँ, वो वेटिंग कर रहा हूँ, लेकिन वो अभी भी माइनस साइड में ही है, तो क्या करना चाहिए या कितना वेट करना पड़ेगा? ठीक है, तो बजाज हाउसिंग फाइनेंस 134 की बाइंग प्राइस है और 106 के आसपास ये कारोबार कर रहा है। दो नंबर जो अगर Q2 के देखें तो हमें पॉजिटिव साइड में देखने को मिलते हैं। इनफैक्ट जो एसेट क्वालिटी है वो भी हमें इम्प्रूव होती हुई दिखाई देगी, बट डिस्पाइट गुड नंबर्स यहाँ पे जो गिरावट है वो लगातार जब से लिस्टिंग हुई है हमें लगातार देखने को मिली है। सितंबर में रिसेंटली लिस्टिंग होती हुई दिखाई दी थी। बहेती जी क्या करना चाहिए? जैसे कि उन्होंने बोला कि जब से लिया है तब से यहाँ पे गिरावट का सिलसिला बना हुआ है। जी जी देखिए, एक बहुत अच्छी कंपनी है और करेक्ट होकर बहुत अच्छे प्राइस पे अवेलेबल है। जरूर लिस्टिंग जो हुई थी वो बहुत प्रीमियम पे हुई थी, बट हमें लग रहा है कि जो लिस्टिंग का आईपीओ प्राइस था वो काफी फेयर था। 166 से 70 का जो जोन था, बैंड था, और स्टॉक अभी भी अपने आईपीओ प्राइस से काफी अच्छे गेन होल्ड कर रहा है। 100 इसका एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट एरिया और हमें लग रहा है कि यहाँ से वापस एक बाउंस बैक देखने मिल सकता है। तो इनफैक्ट अगर ये इनका लॉन्ग टर्म का व्यू है और थोड़ा सा पोजीशन यहाँ पे एवरेज या ऐड करना चाहते हैं तो अच्छी कंपनी है, यहाँ पे ऐड भी पोजीशन किया जा सकता है, क्योंकि प्राइस डिस्कवरी अब इसमें ऑलमोस्ट हमें लग रहा है कि खत्म होते हुए देखने मिल रही है और एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट एरिया अब इसमें एस्टेब्लिश हो चुका है 100 के जोन में। तो यहाँ पे होल्ड करें इस पोजीशन को, स्टॉप लॉस 99 का मेंटेन करें। ऊपर में मुझे लगता है इसमें 122 से लेके 135 तक का जोन इन्हें देखने मिल सकता है। ओके, 122 से लेके 133 तक के जोन देखने को मिल सकते हैं बजाज हाउसिंग फाइनेंस में। तो फिलहाल ये स्ट्रैटेजी आपको बजाज हाउसिंग फाइनेंस में अपनानी चाहिए। चलिए अब आगे बढ़ते हैं और एक इम्पॉर्टेंट न्यूज़ एड्रेस करते हैं। एफडीआई और एफआई से जुड़ी पॉलिसी में बदलाव की तैयारी चल रही है। दरअसल हुआ क्या है, सूत्रों के मुताबिक वाणिज्य मंत्री पीयूष गोयल ने आज ई कॉमर्स स्टार्टअप्स और इंडस्ट्री से इस मुद्दे पर बात करने के लिए प्लानिंग कर रहे हैं, बैठक करेंगे। ज्यादा डिटेल के लिए चलते हैं आलोक प्रियदर्शी के पास। आलोक जी गुड मॉर्निंग, क्या खबरें आ रही हैं, क्या है डिटेल्स? बिल्कुल, देखिए जो हमें सूत्र बता रहे हैं कि एफडीआई पॉलिसी है, एफआईआईज है, इन सबको किस तरह से देश में बढ़ावा दिया जाए, इसको लेकर आज वाणिज्य मंत्री पीयूष गोयल ने एक इम्पोर्टेंट बैठक बुलाई है और इस बैठक में स्टार्टअप, ई कॉमर्स और इंडस्ट्री के लोग शामिल होंगे और खासतौर से जो चर्चा होगी कि एफडीआई पॉलिसी में किस तरह से रिलैक्सेशन दिया जाए ताकि एक्सपोर्ट को बढ़ावा दिया जा सके और देश में एफडीआई फ्लो बढ़े और साथ ही साथ एफआईआई फ्लोज भी बढ़े। जो आपको याद होगा कि जो प्रेस नोट 2 है वो काफी एक तरह से लंबे समय से विवाद में रहा है। ई कॉमर्स कंपनियां लगातार उस पर ईज करने की बात करती रहती हैं। कुछ दिन पहले ही हमें सूत्रों से भी जानकारी मिली थी कि जो डीपीआईआईटी है उसने एक प्रपोजल फ्लोट किया है ई कॉमर्स जो कि खासतौर से एक्सपोर्ट ओरिएंटेड है, उनके लिए एफडीआई नियमों में कुछ ढील दी जाए। खासतौर से जो प्रेस नोट 2 है उसके मुताबिक जो भी इन्वेंट्री बेस्ड प्लेटफॉर्म है उनको 25% से ज्यादा अपने पास अपने कंपनी का स्टॉक रखने की इजाजत नहीं होती है। हालांकि इसमें 100% एफडीआई फ्लो है। जाहिर सी बात है कि ये सब हिकअप्स हैं जो कि खासतौर से स्टार्टअप्स, ई कॉमर्स कंपनियां और इंडस्ट्री को परेशान कर रही हैं और खासतौर से सरकार भी चाहती है कि एक्सपोर्ट को बढ़ावा दिया जाए। तो सरकार सभी से स्टेक होल्डर से इस मुद्दे पर चर्चा करेगी कि किस तरह से ईज ऑफ डूइंग बिजनेस यानी कारोबारी आसानी किया जाए ताकि एफडीआई और एफआईआई फ्लोज ज्यादा से ज्यादा देश में आए और एक्सपोर्ट ओरिएंटेड भी यूनिट्स अपना ज्यादा से ज्यादा एक्सपोर्ट करें। तो इन मुद्दे पर आज अहम बैठक होने वाली है। देखने वाली बात होगी बैठक के बाद
क्या निकल के आता है? जी जी, शुक्रिया आलोक जी, ये सारी की सारी जानकारी देने के लिए। डेफिनेटली बूस्ट करने के लिए काफ़ी सारे स्टेप्स लिए जा रहे हैं ताकि जो एफडीआई और जो एफआई की पॉलिसी है उसमें भी इसके तहत हमें चेंजेस जो हैं वो होते हुए दिखाई दे सकते हैं। शुक्रिया एक बार फिर से आपको जुड़ने का। चलिए आगे बढ़ा जाए और जो अगले दर्शक हैं उनके साथ जुड़ा जाए। पानीपत से पटेनवाल जी हमारे साथ जुड़े हैं। नमस्कार सर, स्वागत है शो में। नमस्कार मैडम, मेरे पास यस बैंक के 10,000 शेयर हैं और मैं इनके बारे में जानकारी चाहता हूँ। क्या इसमें और ऐड कर सकता हूँ? एक क्वेश्चन और है मेरा, आईडीबीआई और विप्रो में क्या मैं इस समय एंट्री कर सकता हूँ? क्या सही समय है ये? ओके ठीक है, शुरुआत यस बैंक के साथ कर लेते हैं। करंट मार्केट प्राइस इसका 23 रुपये का चल रहा है और आपकी जो खरीदारी का भाव है इससे केवल 2 रुपये नीचे है। अगर पिछले एक महीने में देखें तो हमें एक रन अप तो देखने को मिला है, माइनर रन अप 2 देखने को मिला है। बट बहिती जी, आगे की ट्रेजेक्ट्री किस तरीके की देखने को मिल सकती है? यस बैंक काफ़ी ज़्यादा ये फोकस में भी रहता है स्टॉक। जी जी, देखिए काफी परेशान किया है यस बैंक ने इन्वेस्टर्स को एज सच, बट हमें लग रहा है कि अब जब मैनेजमेंट चेंज ओवर हो रहा है और एक टर्न अराउंड स्टोरी बन रही है यस बैंक में, तो यहाँ से एक अच्छा पुल बैक देखने मिल सकता है। इन लेवल्स पे फ्रेश लॉन्ग करने की सलाह नहीं रहेगी, बट इनके पास जो पोजीशन है उसमें बने रहे, स्टॉप लॉस को सिर्फ ट्रेल करके 22 के करीब रखें। ऊपर में हमें लग रहा है शायद इसमें 24 से लेके 26 तक का जोन इन्हें देखने मिल सकता है। 26 तक का जोन देखने को मिल सकता है, बिल्कुल कंचन। एक सवाल और था कि आईडीबीआई बैंक और विप्रो में करंट मार्केट प्राइस में एंट्री की जा सकती है, सिर्फ ये पूछना था। ये देखिए लार्ज कैप आईटी में हम काफी नेगेटिव हो रखे हैं और हमें लग रहा है कि लार्ज कैप आईटी से बेटर प्लेस्ड मिड कैप आईटी है। तो अगर इन्हें फ्रेश पोजीशन बनानी है तो परसिस्टेंट या एलटीटीएस जैसे स्टॉक्स में बना सकते हैं मिड कैप आईटी से। लार्ज कैप आईटी को थोड़ा सा अवॉइड करें। वहीं अगर आईडीबीआई की बात करूं तो देखिए इसमें काफी शानदार ब्रेकआउट देखने मिला है। स्टॉक काफी अच्छे स्ट्रेंथ में है और 52 वीक हाई के पास में ट्रेड कर रहा है। यहाँ पे हमें लग रहा है कि ये ब्रेकआउट सस्टेन करता है तो शायद इसमें 120 तक का भी जोन देखने मिल सकता है। तो यहाँ पे जरूर मोमेंटम चेज किया जा सकता है, लेकिन एक स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस जरूर 99 का मेंटेन करें। ओके, आईडीबीआई बैंक साथ ही यस बैंक पर ये व्यू हो गया, आपके लिए लेकर आ गए। चलिए अब आगे बढ़ते हैं और बात की जाए मितेश त्रिवेदी जी से। मितेश जी हाय, गुड मॉर्निंग, नमस्कार, कहाँ से बात कर रहे हैं सर आप? मैडम मैं वापी से बात कर रहा हूँ। गुड मॉर्निंग। और मेरा रिलायंस 114 शेयर है 268 के रेट से, 2008 से मेरे पास है। और मेरा आईडीएफसी फर्स्ट बैंक 1500 शेयर है 28 रुपीज के रेट से, 2020 से है, कोरोना के टाइम से। तो इसको मैं कहाँ तक होल्ड कर सकता हूँ? मेरे पास टाइम होल्ड है कम से कम 5-10 साल, जो भी आप बोले वहां तक रुक सकता हूँ। ओके, पहली बात तो बहुत ही अच्छे प्रॉफिट में हैं आप दोनों ही पर्टिकुलर काउंटर्स में, रिलायंस और आईडीएफसी फर्स्ट बैंक में। शानदार है, एक बार रखिएगा। रिलायंस कितना 1200 रुपये प्रति शेयर का प्रॉफिट हो रहा है इनको, 114 शेयर इनके पास, 268 की खरीद है, 2008 से होल्ड कर रहे हैं। तो लॉन्ग टर्म के लिहाज से होल्ड करने की पार आपकी स्क्रीन पर इस वक्त देखने को मिल रही है। दोनों ही स्टॉक्स अच्छे लग रहे हैं मुझे तो। आशीष बहिती जी, आप बेहतर तरीके से समझा पाएंगे कि इनको करना क्या है। हालांकि बहुत ही लंबा नजरिया है इनका, 5 से 10 साल, उतना शायद आप बता ना पाएं, लेकिन अगर 1-2 साल से के लिहाज से भी मैं पूछूं, हालांकि बाद में हम फंडामेंटल राय भी ले लेंगे, 1-2 साल के लिहाज से भी रिलायंस और आईडीएफसी फर्स्ट बैंक कैसा लग रहा है आपको? जी देखिए दोनों ही बहुत अच्छे शेयर है और अच्छे भाव पे इन्होंने लेकर काफी अच्छे से होल्ड किया है पेशेंस रखकर, क्योंकि वॉलेटिलिटी जरूर काफी रही इस दौरान जो इनका होल्डिंग पीरियड रहा। तो यहाँ पे बने रहने की सलाह है। हमें लगता है कि रिलायंस एक परफेक्ट पोर्टफोलियो स्टॉक है। सिर्फ जो स्टॉप लॉस है उसे ट्रेड करके अब ऊपर लेकर आते रहे और इस पोजीशन में बने रहे। जो स्टॉप लॉस इन्हें मेंटेन करना चाहिए वो 1440 के करीब का एक एसएल मेंटेन करे, ट्रेलिंग एसएल जिसे हम बोलते हैं। ऊपर में हमें लगता है शॉर्ट टर्म में इसमें फ्रेश हाईज या ऑल टाइम हाई जल्द इसमें देखने मिल सकता है। वहीं आईडीएफसी फर्स्ट बैंक की बात करूं तो इसमें भी बने रहने की सलाह है। जो स्टॉप लॉस है उसे ट्रेल करके ऊपर रखे, 75 के करीब एसएल ट्रेल करके ले आए। और ऊपर में हमें लगता है इसमें शॉर्ट टर्म में 100 से लेकर 103 तक के जोन देखने मिलते हैं। ओके, तो ये थी रिलायंस इंडस्ट्री और आईडीएफसी फर्स्ट बैंक। एक स्टैंडर्ड डिस्क्लेमर, रिलायंस हमारी पेरेंट कंपनी है। कोई भी आपको इन्वेस्टमेंट या फिर ट्रेड करना हो तो अपने पर्सनल फाइनेंशियल एडवाइजर से सलाह ज़रूर ले लें। चलिए आशीष बहिती जी, थैंक यू सो मच हमारे साथ जुड़ने के लिए और बढ़िया जानकारी शेयर करने के लिए। थैंक्स अ लॉट फॉर जॉइनिंग अस। थैंक यू सो मच।
तो चलिए अब आगे बढ़ा जाए और वक्त हो गया है एक छोटे से ब्रेक का, लेकिन आप कहीं मत जाइएगा। ब्रेक के बाद मनीषा जी आपके साथ जुड़ेगी क्रिप्टो कॉर्नर में। आज हम बात करेंगे जिस तरह की गिरावट हमने यहाँ पर क्रिप्टोज में आते हुए देखी है। ओवरऑल मार्केट कैप अब यहाँ पर गिरकर 3.1 ट्रिलियन डॉलर्स का हो गया है, जो इस साल का हाई 4.4 ट्रिलियन से काफी गिरता हुआ नजर आया है। बिटकॉइन अगर लेकर आए आपकी स्क्रीन पर, तो यहाँ पर भी हमने इसे 90,000 के अब नीचे गिरता हुआ देखा है। आपको याद दिला दें कि बिटकॉइन ने ऑल टाइम हाइज बनाए थे अक्टूबर में, जब इसने $126,000 के लेवल्स छुए थे। तो 126,000 से 90,000 के नीचे के लेवल्स अब यहाँ पर बनते हुए नजर आए हैं। क्लियरली एक बेयर टेरिटरी हमने यहाँ पर ना सिर्फ बिटकॉइन बाकी ऑल्ट कॉइन्स में भी आते हुए देखी है। तो बिटकॉइन अपनी तेजी अब यहाँ पर टोटली खोता हुआ नजर आया है और इस साल में अब नेगेटिव हो चला है। 3% की गिरावट फिलहाल इस साल में बिटकॉइन में देखने को मिली है। वहीं अगर इथीरियम देखें तो 11% की गिरावट है। पॉलीगॉन 68% गिर चुका है। कार्डानो, सोलाना जैसे जो क्रिप्टोज हैं वहां पर हमने 30 से 45% तक की गिरावट देखने को मिली है। चेन लिंक का भी काफी हद तक यही हाल है, 33% की गिरावट आपकी स्क्रीन पर। वेल, साथ ही साथ काफी कुछ यहाँ पर क्रिप्टो में हमने आता हुआ देखा है। एक तो प्रॉफिट टेकिंग है, दूसरा बिटकॉइन हाल्विंग ईयर के बाद हम हमेशा देखते हैं कि एक मुनाफा वसूली आती है और एक ओवरऑल बिकवाली यहाँ पर अक्रॉस सेक्टर्स देखने को मिली है, चाहे वो इंस्टीट्यूशन है, ETF है या फिर रिटेल है। साथ ही साथ एक और जो खबर आई है वो बहुत पॉजिटिव नहीं है क्रिप्टोज के लिए। वो ये है कि पत्रकारों के एक इंटरनेशनल ग्रुप ने यहाँ पर खुलासा किया है कि काफ़ी सारी अवैध गतिविधियाँ यहाँ पर एक्सचेंजेस पर होती हुई नजर आई हैं। उनसे जुड़ा पैसा यहाँ पर क्रिप्टो के तौर पर मूव हो रहा है। पिछले 2 साल की अगर बात की जाए तो $28 बिलियन का यहाँ पर मूवमेंट हमने अवैध तरीके से क्रिप्टो में आता हुआ देखा है। बाइनेंस की अगर बात की जाए तो $400 मिलियन का निवेश यहाँ पर ह्यून ग्रुप से जुड़े वॉलेट से हुआ, जो कंबोडिया का एक बड़ा फाइनेंशियल ग्रुप है। ह्यून में OKX का भी हमने $220 मिलियन वर्थ ऑफ क्रिप्टो यहाँ पर मूव होता हुआ देखा। साथ ही साथ बाइनेंस में $900 मिलियन का यहाँ पर निवेश किया गया। नॉर्थ कोरिया के हैकर्स ने यहाँ पर बाइनेंस में निवेश किया। 2024 की अगर बात की जाए तो दुनिया भर के एक्सचेंजेस में घोटालों से जुड़े करीबन $4 बिलियन का निवेश हुआ है, ऐसा इस जर्नलिस्ट ग्रुप का मानना है। क्रिप्टो टू कैश ऑपरेशंस के प्रमुख एक्सचेंजेस तक यहाँ पर $500 मिलियन भी पहुंचे हैं। तो काफी सारा पैसा मूवमेंट यहाँ पर हमने आता हुआ देखा है, जो एक थोड़ा सा बेरिश इंपैक्ट या नेगेटिव इंपैक्ट फिलहाल क्रिप्टो पे दिखा रहा है।